हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में डोगा की बॉर्न एंड ब्लड सीरीज का चौथा इशू भूखा डोगा का दूसरा और अंतिम भाग। डोगा ने प्राइंगली जांच की। इस केस में मैं किसी भी संभावना को नज़रअंदाज नहीं करूंगा। डोगा किचन से होकर गुजरा तो ठिठक गया। गैस चूल्हे के पास ये गाढ़ी बूंदें कैसी हैं? ये ताज़ी हैं। कॉफ़ी कलर की ये बूंदें कॉफ़ी की ही हो सकती हैं, लेकिन ये 24 घंटे पुरानी नहीं हो सकती, क्योंकि राघवन की लाश मिलने के बाद से अब तक वहाँ कॉफ़ी बनने का कोई मतलब ही नहीं है। गैस का एक बर्नर हल्का गर्म है। डोगा का मस्तिष्क साए साए कर उठा। यहाँ कुछ देर पहले कॉफ़ी बनाई गई है। डोगा की आंखें गोल हो रही थी, मानो किसी रहस्य की तह तक पहुँच गया हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉफ़ी मेकर अंदर से गीला है, जैसे इसे कुछ देर पहले धोया गया हो। डोगा को यकीन हो गया था कि कोठी में कोई छुपा हुआ है। वो ठक्कर ही होगा। मुझे फर्श पर अपने कदमों की आवाज़ को दबा कर रखना होगा, ताकि नीचे अगर तहखाना हो तो पच्चा पे नीचे तक ना पहुंचे। सारे घर का मुआयना कर लिया। फर्श, दीवारों और अलमारियों में किसी गुप्त रास्ते की तलाश कर ली, मगर कहीं कुछ नहीं मिला। मगर तहखाना है तो ज़रूर। कॉफ़ी ठक्कर नहीं बनाई है। कुत्ते की सी नाक ज़्यादा सूंघती है, आंखें ज़्यादा देखती हैं। ओह गुड, मिल गया रास्ता। डबल बेड के अंदर से ही है रास्ता। डोगा सीढ़ियाँ उतरकर अंदर आ गया। मैं डोगा हूँ ठक्कर। मैं जानता हूँ तुम इस तहखाने में हो। किसी भी तरह के हमले या गड़बड़ की कोशिश मत करना। मैं जानता हूँ तुमने थोड़ी देर पहले ऊपर किचन में जाकर कॉफ़ी बनाई है। कोई भी इंसान कितनी देर तक भूखा रह सकता है? कहाँ हो तुम समझ सकते हो, जब मैं तहखाने को ढूंढ सकता हूँ तो मैं भी ढूंढ सकता। डोगा, यहाँ सिर्फ हम हैं। गोली मत चलाना। तुम कौन हो? तुम दोनों? ओह, तुम दोनों तो विद्या और हरी हो, गायब 26 बच्चों में से दो। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों को देखकर नहीं लगता कि तुम्हें किसी ने किडनैप कर रखा है? और इस कोठी का मालिक ठक्कर कहाँ है? तुम लाइट ऑफ कर दो डोगा। इसकी रोशनी काफ़ी तेज़ है। मैं मोमबत्ती जलाता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तब डोगा, यहाँ ठक्कर अंकल नहीं है। वो तो इस कोठी में महीनों तक नहीं आते। तो फिर तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ क्या कर रहे हो? समझ गया, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। घर से भागे हो क्यों? हाँ डोगा, हमारा प्यार ज़माने को खटक रहा है, गैरों को भी अपनों को भी। डोगा की भवें तन गई। अभी तो तुम्हारे दांत भी 32 पूरे नहीं आए होंगे। स्कूल की 10वीं कक्षा पास का सर्टिफिकेट भी मिला नहीं होगा। माँ बाप द्वारा दी गई पॉकेट मनी के खर्च से एक कोक और बर्गर खरीद पाने की औकात नहीं होगी तुम्हारी। बचपन की पहली सीढ़ी पर पांव रखा नहीं, कूदकर सीधे जवानी की छत पर पहुंच गए। और तुम विद्या, बालों को गूंथ कर चोटी और आटे को गूंथ कर रोटी बनाना भी नहीं सीखा और सीधे गृहस्थी बसाने निकल पड़ी। तुम्हारी उम्र का प्यार ना समझो बेसब्रा होता है। चोरी से किसी के घर में रहकर चोरी की कॉफ़ी पीकर तुम दोनों प्यार का ऐसा कौन सा घरौंदा बनाने निकले हो जिस पर दुनिया को और खुद तुम्हें भी नाज हो? चाइल्ड लेबर कानून बनने के बाद तो अब तुम्हें कहीं कोई काम भी नहीं देगा। मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, क्या कोई ऐसा मकान बना खड़ा रह सकता है जिसकी नींव ना डाली गई हो? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मेरे पास है। नहीं रह सकता। तुम्हारे भविष्य की नींव तुम्हारी योग्यता है हरिविद्या। अगर ये योग्यता तुमने हासिल कर ली तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुखद होगा, वरना जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतों के थपेड़े तुम्हें दुख और तकलीफों के ऐसे झंझावत में उलझा देंगे जहां से तब तुम चाह कर भी नहीं निकल पाओगे। तुम्हारे पांव उखड़ जाएंगे, जमाने भर की ठोकर खाओगे। तुम्हें अपने माता पिता के पास लौटना होगा। अपने पैरों को इतना मजबूत बना लेना होगा कि खड़े होने के लिए फिर किसी सहारे की उन्हें ज़रूरत ना पड़े। बस डोगा, बस। तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम खुशकिस्मत है डोगा, जो अंधेरों में रोशनी बनकर तुम आ गए हमें रास्ता दिखाने, वरना हम सचमुच भटक जाते। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? डोगा, ये कोठी ठक्कर अंकल से पहले किसी और के पास थी। उसके यहाँ मेरे पिताजी अकाउंटेंट का काम किया करते थे। इनकम टैक्स के छापों से बचने के लिए सेठ इस गुप्त तहखाने का इस्तेमाल करता था, जिसकी खबर मेरे पिताजी को थी। ठक्कर अंकल के बारे में पता चलने के बाद हम दोनों ने घरों से भागकर कुछ दिन यहीं रुकने की योजना बनाई थी। शायद तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ तुम कितनी बड़ी व भयानक मुसीबत में फंस सकते थे। गोरई गांव से गायब होते बच्चों के अपहरण का जिम्मेदार उसी कोठी का नौकर राघवन था, जिसने कोठी में आत्महत्या कर ली है। ठक्कर भी गायब है। मैं उसी को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। 26 गायब बच्चों में से तुम दोनों और मिल गए। 24 अभी भी गायब है। वो जिंदा हैं या मार दिए गए ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे उनकी तलाश है। इस वक्त पुलिस ने कोठी को चारों ओर से घेरा हुआ है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस कोठी से बाहर निकाल दूंगा। फिर अब यहाँ से सीधे अपने घरों को जाना और अपने माँ बाप को सब कुछ सच सच बता देना। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि पाप के रास्ते को छोड़ा है तुमने। उफ डोगा, आज पता चला कि मानवता की रक्षा के लिए कैसे गटर के सीलन व बदबू भरे डरावने अंधेरों में से होकर निकलते हो तुम।
मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग जुर्म के इन खौफनाक अंधेरों की चपेट में न आए। अब जाओ। बच्चे चले गए। डोगा को चीता से खबर मिली। डोगा, मीडिया द्वारा राघवन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रसारित की जा रही है, सुनोगे तो उछल पड़ोगे। रिपोर्ट क्या है? डोगा के कानों में विशेष फ्रिक्वेंसी पर सेट रिसीवर पर चीता की आवाज़ आ रही थी। राघवन ने आत्महत्या नहीं की। रिपोर्ट कहती है कि उसकी हत्या की गई है। क्या? कैसे? किस आधार पर? पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर धीर का कहना है कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति किसी भी धारदार हथियार या औजार से अपनी कलाई की नस को एक झटके में ही इतनी गहराई तक नहीं काट सकता जितनी कि राघवन के मामले में दिखाई पड़ी। ये ऐसे ही है कि कोई आदमी किसी डॉक्टर से जाकर इंजेक्शन लगवाए तो इंजेक्शन की मामूली चुभन को वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन यदि वो खुद उस इंजेक्शन की सुई को अपने शरीर में घुसाने की कोशिश करेगा तो वो हल्की सी चुभन के बाद सुई को हटा लेगा, फिर कोशिश करेगा, फिर हटा लेगा। इस प्रकार सुइयों के कई निशान छोड़ेगा। डोगा, राघवन की कलाई पर उसकी क्षतिग्रस्त नस के पास हाथ में बरामद चाकू का सिर्फ एक ही गहरा निशान पाया गया। नस के पास चाकू की नोक घोंप पर मारा गया है। वहीं एक घातक कट उसकी मौत का कारण बना। अगर वो आत्महत्या करता तो उसकी कलाई पर चाकू के कई लंबे छोटे घाव लगे मिलते। ये किसी प्रोफेशनल हत्यारे का काम है जिसे ये पता है कि कौन सी नस काटने पर कितनी तीव्रता से ब्लीडिंग होगी। यह आत्महत्या का नहीं डोगा, सीधा सीधा हत्या का केस है। अगर राघवन बच्चों का किडनैपर नहीं था तो फिर वो चाकू लेकर हर्ष के पीछे क्यों भाग रहा था और मुझे देखकर वापस क्यों भाग गया था? राघवन की हत्या का जिम्मेदार ठक्कर को मानकर पुलिस द्वारा उसकी तलाश तेजी से शुरू कर दी गई है। डोगा वापस डोगल स्थित विंग में चीता के पास आ गया। तो 2 बच्चे और ढूंढ निकाले तुमने? चीता, राह में ये विचार मेरे दिल में आया, क्या संभव है कि राघवन छुरा हाथ में लिए उस बच्चे हर्ष के पीछे नहीं बल्कि बच्चों के किडनैपर के पीछे भाग रहा हो? बच्चे को बदहवास भागते देखकर मैंने राघवन को ही वो किडनैपर समझ लिया और शायद इसी डर से राघवन भी भाग खड़ा हुआ हो और कहीं मैं उसे ही बच्चों का अपहरण करता समझकर न मार डालूं। यदि वो निर्दोष था तो उसे रुकना चाहिए था। डोगा अंधा नहीं है, वो अपराधी के साथ झूठ को भाप सकता है, वरना राघवन की लाश मिलने के बाद ठक्कर को वहां सही सलामत ना छोड़कर आता। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं सूरज। ओ नो, क्या हुआ चीता? बचे सभी 24 बच्चे 5, 8 और 13 तारीख को गायब हुए हैं और इस संयोग पर अभी तक हमारी निगाह तक नहीं गई थी। ये कमाल का पॉइंट पकड़ा है तुमने चीता। ओ यस, राघवन जिस दिन मरा, जिस दिन हर्ष को मैंने बचाया, उस दिन भी 5 तारीख थी। गोरेई गांव से पिछले 10 महीनों में गायब हुए 30 बच्चे। इनमें से 24 बच्चे ही ऐसे हैं जो माह की 5, 8 और 13 तारीख को गायब हुए हैं। 24 को छोड़कर बाकी हमें मिल चुके हैं। इसका मतलब 24 बच्चों को गायब करने वाला अपराधी एक ही है। देखो चीता, देखो और कोई सिमिलरिटी देखो। मैंने जिन पेरेंट्स के बयान लिए उन बयानों में से किसी ऐसी समानताएं ढूंढनी होंगी हमें। शायद हम आने वाले कल की 8 तारीख को कोई और बच्चा उनके माँ बाप की गोद से उठने से बचा सके। दूसरी समानता है उम्र। सभी बच्चे 5 से 13 साल तक की उम्र के हैं। तुम्हारे लिए और एक हैरत अंगेज न्यूज़ है। जिस बच्चे ऋषि को तुमने भिखारी गैंग से छुड़ाया, उसका पता उसके माँ बाप को किसी साइको ने बताया था। वो गायब व्यक्तियों के बारे में उनकी छुई हुई किसी चीज़ को छूकर या देखकर बता देता है। इंस्पेक्टर सूर्य ने भी उसकी योग्यता पर हैरानी जाहिर की है। ऐसा हुआ है तो वाकई ये हैरानी की बात है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब हर्ष को मैंने उस दिन अपहरणकर्ता के हाथों पड़ने से बचा लिया तो क्या उसने वो 5 तारीख खाली जाने दी होगी, या अभी तक किसी और बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट नहीं है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा गायब हुआ और अभी तक माँ बाप तक को उसके गायब होने का पता ना हो सकता है। माँ बाप को कहकर वो बच्चा 2 दिन के लिए बाहर गया और लड़खड़ा गया था। सूरज क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, वहीं रुको, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, ये नींद का झटका था। ओह अदरक चाचा, आप और मोनिका को भी बुला लिया? मैं खुद आई हूँ। अदरक चाचा से पता चला कि तुम 3 रातों से सोए नहीं हो। तुम क्यों मेरी जान से खेल रहे हो? तुम्हारी जान से? हाँ, जो तुम्हारे सीने में बसती है। उफ, ये कैसी कसम है। जाग कर गुजारी गई एक ही रात दिमाग में सनसनाहट पैदा कर देती है सूरज, और तुमने 3 रातों की नींद को अपने जहन में कैद कर रखा है। अगर उनमें से एक पल की नींद भी तुम्हारे नियंत्रण की सीमा को तोड़कर तुम्हारी पलकों को मूंद गई तो वो एक पल किसी भी अनर्थ को निमंत्रित कर सकता है, जैसे अभी तुम लड़खड़ा कर गिर गए थे सूरज। लेटो, आंखों में गुलाब जल डाल दूं, राहत और ठंडक देगा। सोचो, ऐसे में अगर सामने कोई हत्यारा होता तो? मेरी जिंदगी हर पल खतरे की संभावनाओं से घिरी है मोनिका। फिर चाहे मैं सोऊं या नहीं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे चैलेंज मेरे लक्ष्यों तक पहुंचने
मैं मेरे इरादों को और ज़्यादा मजबूती देते हैं। और तुम हो ना मेरी आंखों में हर वक्त मेरी ज़िंदगी के रूप में, तो इन आंखों को नींद से बोझिल और तुम्हें इन आंखों से ओझल क्यों होने दूँ। सूरज उठ खड़ा हुआ था। वाह, आंखों में ठंड पड़ गई। अब तो मैं एक हफ्ते तक भी बिना पलक झपकाए रह सकता हूँ। चलो तुम्हें एक हैरत अंगेज इंसान से मिलवा कर लाऊं। या अल्लाह, बच्चों की रक्षा कर। आपके बच्चे को मौत का क्या डर तरक चाचा, वो तो यीशु की तरह है, हर समय सलीब पर ही है। साइको के आगे उन लोगों की भीड़ लगी थी जिनके बच्चे खोए हुए थे। बताऊंगा बताऊंगा, मगर ज़रा रुको, सब्र करो। मेरी आंखों में बच्चों की रिकॉर्डिंग नहीं भरी है कि बटन दबाए और देख लिए बच्चे। खून जलाना पड़ता है, बहुत सारी ऊर्जा नष्ट होती है मेरी। एक साथ सारे बच्चों के बारे में बताना संभव नहीं। ये मिहिर है। आखिरी बार जब उसे देखा था तो वो इस बल्ले के साथ था। सूरज भी मोनिका के साथ उस भीड़ में शामिल था। ये सब बकवास है, मैं ये सब नहीं मानती। अगर ये सच है तो इसे इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो में होना चाहिए था। इसने एक बच्चे का पता बताकर उसे ढूंढवाया है। अब ये बात अलग है कि उसी बच्चे तक डोगा अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके पहुंचा। पुलिस भी अपनी उन क्षमताओं को पहचानती तो ज़रूर पहुंचती। मोनिका, हमारी पुलिस काबिल है, सक्षम है, मगर जज्बे की कमी है। जहाँ तत्परता दिखाती है सफल होती है। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा दिन रात मेहनत से पढ़ाई करके 100 में से 100 अंक लाता है तो दूसरा लापरवाही करके 50%। क्षमताएं दोनों की बराबर है, एक ने उसका इस्तेमाल किया, दूसरे ने नहीं किया। सूरज की बातें मोनिका के जहन में तूफान मचा रही थी। उफ सूरज, ये तुमने क्या कह दिया। आज मोनिका तुम्हारे साथ के लिए तड़प रही है, और सिर्फ तड़प रही है। आज तक क्यों नहीं पहचाना उसने अपनी क्षमताओं को। पहचानना होगा अब मुझे अपनी क्षमताओं को, इस्तेमाल करना होगा उन्हें। मैं बच्चे के वाला तक नहीं पहुंच पा रहा, शायद बच्चा भूमि की हद में नहीं है, तो फिर वो आकाश या पाताल में होगा। झुंझलाओ मत मोनिका। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि बच्चा भूमि के नीचे कहीं पर है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उफ, आवाज़ करने से मना किया था ना। साइको, आप कह रहे थे कि बच्चा भूमि पर नहीं है, वो ज़मीन के नीचे कहाँ पर है। कहीं पर है। इसका तो एक ही अर्थ है कि बच्चा मर चुका है, शायद इसलिए मेरी पत्नी चीख पड़ी। अगर मैंने ऐसा कहा है तो ऐसा ही है। बच्चा भूमि पर नहीं है तो भूमि के नीचे उसके होने का अर्थ यही है कि तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं है। सब बकवास है। यह आदमी सबको बेवकूफ़ बना रहा है। मृत शरीर से भी औरा तुरंत गायब नहीं होता। यदि वो शरीर भूमि पर होता तो मैं उसके शव को भी ढूंढ निकालता। साइको, मेरा बच्चा अर्जुन 5 तारीख को स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाने के लिए निकला था। उसे कल लौटना था, वो नहीं लौटा। उसके दोस्तों ने बताया कि वो तो स्कूल बस के स्टॉप पर पहुंचा ही नहीं। वो घर से स्टॉप तक के रास्ते में कहीं गायब हो गया। साइको, उसे आप ढूंढ सकते हैं। 5 तारीख को इस काम में खून जलता है, जान लगती है, लेकिन मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। आज कम से कम एक कोशिश और करूँगा। उसकी कोई चीज़ लाए हो? हाँ साइको, उसकी कैप। हर्ष को मैंने राघवन की पकड़ में जाने से बचा लिया था। इसका मतलब अपहरणकर्ता ने उस रात अर्जुन को किडनैप किया था। इसका मतलब राघवन सचमुच वो अपहरणकर्ता नहीं है। मगर मैं उसे निर्दोष नहीं मान रहा। वो उसका साथी हो सकता है। उसे डोगा के पंजे में फंसते देख असली अपराधी ने उसको मार डाला हो सकता है। कोई आवाज़ नहीं करेगा। मैं बच्चे की ऊर्जा को पकड़ पा रहा हूँ। ऑरा का प्रस्फुटन बेहद कमज़ोर है। इसने लगता है कि बच्चा जीवित नहीं है। मोबाइल फ़ोन का वाइब्रेटर कॉल का संकेत दे रहा था। सूरज बाहर आ गया। हाँ चीता, बोलो। सूरज, वो दोनों बच्चे विद्या और हरि अपने घरों में पहुंच गए हैं। टीवी पर हरि के पिता, जो एक पब्लिक स्कूल में टीचर हैं, उन्होंने तुम्हारा धन्यवाद किया है। क्या? हरि के पिता क्या हैं? टीचर? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। हरि ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि उसके पिता अकाउंटेंट थे? सूरज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तब तक मोनिका भी बाहर आ गई थी। सूरज, किसका फ़ोन था? ओह यस। एकाएक कुछ सोचते हुए वह बेइंतहा चौंक पड़ा। ओह मोनिका, चलो यहाँ से। क्या हुआ सूरज? इस प्रकार एकाएक मुझे वहाँ से क्यों ले आए? साइको को बच्चे अर्जुन का पता तो बताने देते। चुप रहो मोनिका, कुछ मिनट चुप रहो प्लीज़। जिस दिन मैंने हर्ष का अपहरण होने से बचाया उस दिन 5 तारीख थी, और ठक्कर ने कहा था कि उस दिन उसके एक बेटे का जन्मदिन था। उसने बताया था कि उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक का जन्म उसी दिन यानी 5 तारीख को था। 5 तारीख यानी उन तारीखों में से एक तारीख जिनमें बच्चे गायब होते हैं। ठक्कर के बाकी दोनों बच्चों की बर्थ डेट क्या हो सकती है? ऐसा कोई क्लू मुझे या तो ठक्कर दे सकता है या फिर उसकी कोठी से शायद मुझे उन तारीखों का कुछ पता चल सकेगा। सूरज, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ मुझे भी तो बताओ। सूरज ने बजाई अल्ट्रासोनिक विसल, कुत्ता फौज को बुलाने के लिए। सॉरी, ये नहीं है यहाँ पे। फिलहाल मेरा दिमाग उलझा हुआ है मोनिका, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता नहीं सकता। तुम यहाँ से अपने घर या जिम चीता के पास चली जाओ, क्योंकि अब ज़रूरत डोगा की है। सूरज ने बजाई अल्ट्रासोनिक विसल कुत्ता फौज को बुलाने के लिए। वो कुत्ता फौज जिसके पास होते थे उसके शस्त्र, गोला बारूद, उसकी डोगा ड्रेस, उसका मास्क, जूते। ठक्कर की कोठी में दोबारा जाना पड़ेगा डोगा को। हरी के झूठ ने भी संशय में डाल दिया है मुझे। वहाँ जाना ही होगा।
डोगा ने कोठी नंबर 13 में पहुंचने के लिए गटर के रास्ते का ही प्रयोग किया था। अगर हरी का बाप टीचर है तो शायद मैंने ठक्कर को ढूंढ लिया है। ओह नो, ये क्या है? ये कौन है? उसके पास एक बच्चे की बॉडी पड़ी है। वो खुरपे से कोठी के पिछवाड़े की ज़मीन को खोद रहा है। उस साए को मैं पहचान गया हूँ। ठक्कर, तू ठक्कर है। डोगा, तुम वही वो जिस बात का मुझे डर था। ठक्कर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। डोगा, जो तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन नाम के इस बच्चे को मैं पहचानता हूँ। इसकी लाश यहाँ देखने और ज़मीन खोदकर तुम्हें इसको यहाँ दफनाने देखने के बाद तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है ठक्कर। डोगा, ऊंचा मत बोलो प्लीज़। कोठी के बाहर पुलिस तैनात है। वहाँ तक आवाज़ पहुँच गई तो गजब हो जाएगा। प्लीज़ डोगा प्लीज़। मैं बस इस बात से हैरान हूँ कि हरी ने मुझे तहखाने में तुम्हारी मौजूदगी के बारे में क्यों नहीं बताया। मैं जान गया हूँ कि उस समय भी तुम तहखाने में ही थे। तेरे जैसे हत्यारे पर डोगा रहम नहीं कर सकता। मैंने तुझे पहचानने में भूल कर दी। बच्चों का किडनैपर तू ही है। तूने ही अपने नौकर राघवन की हत्या की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी हत्या की पुष्टि हुई है, आत्महत्या की नहीं। राघवन के साथ मिलकर उफ, ये क्या? ये तो जमीन पर कुछ देखकर भक्क से उड़ गया था डोगा का दिमाग। डोगा ने जो कुछ भी देखा था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। तेरी नींद ने एक बार फिर मुझे लोमड़ी बनने पर मजबूर कर दिया है डोगा। डोगा, जहां तेरी पलकें मुदी वहीं मैं तेरी सांसों का रास्ता रोक दूंगा। कहानी जारी है सो जा डोगा में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की बॉर्न एंड ब्रेड सीरीज के 5वें इशू सो जा डोगा में। आज मुंबई को डोगा की जरूरत है। जब तक लोमड़ी डोगा के साथ है कोई नहीं कहेगा सो जा डोगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सो जा डोगा में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।